वेलकम टू द साइंस ब्लॉग। देखते हैं कि यहाँ से करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डायनामिक्स वगैरह शुरू हो जाएंगी। तो अब देखते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज तो हमारा आज का पहला टॉपिक इसकी इंट्रोडक्शन से है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक मीन मोशनलेस, यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट पे एक चार्ज को लाना वैसे बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इसको किस सूरत में फिर स्टडी करते हैं ये हम इसको आगे मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? विच द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एटम्स मॉलिक्यूल्स टुगेदर, यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्स की बदौलत ही होता है कि ये तमाम चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव या जो है मॉलिक्यूल और एटम एक साथ जुड़े रहते हैं। यानी ये फंडामेंटल या बेसिक फोर्स होती है। इसको आगे चल के देखते हैं। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द लाइकनेस और अनलाइकनेस ऑफ चार्जेस। तो ये तो हम बड़ी अर्ली क्लासेस में सीख लेते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इंटरेक्शन ऑफ फील्ड एक्सप्लेन बाय द फोर्स। जो फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं दो या दो से ज्यादा चार्जेस की, उनको भी हम फोर्स की ही सूरत में एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है जी? इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में एक टर्म होती है इंडक्शन। इंडक्शन ऑफ चार्ज असल में आप इसे कह सकते हैं। चार्ज ट्रांसफर विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। अब इंडक्शन है क्या? यानी आपने चार्ज भी ट्रांसफर करना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे और फिजिकल कांटेक्ट के बगैर करना है, तो उसे हम इंडक्शन बोलेंगे। कंडक्शन क्या है? द चार्ज ट्रांसफर विद फिजिकल कांटेक्ट। चार्ज यानी कंडक्शन क्या रिक्वायर करता है? कंडक्शन रिक्वायर करता है फिजिकल कांटेक्ट चार्ज ट्रांसफर करने के लिए। ये एक देखिए प्लाज्मा बॉल है जिसमें चार्जेस दिखाए गए हैं। प्लाज्मा बॉल में चार्जेस आप वाज़े देख सकते हैं, और ये चार्जेस जो हैं ये लाइंस के बगैर नहीं होते। हम तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक इट इज अ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मोशन में नजर आएंगे। असल में किसी भी चार्ज को कंप्लीट रेस्ट में लाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम इसको यूनिफॉर्म मोशन देते हैं जिससे इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, और उसको हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं जैसे ये कहते हैं कि स्टैटिक है। ये देखें, चार्जेस एक एटम के अंदर जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, इसीलिए एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज भी हो तो वो तमाम नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। ये डायग्राम शो कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं जी। चार्ज इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ मटेरियल। ये आउट ऑफ मटेरियल भी हो सकता है और ऑन टू द मटेरियल भी हो सकता है। अगर किसी मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो मटेरियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और अगर किसी मटेरियल को चार्ज छोड़कर चले गए यानी इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले गए तो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज हो जाएगी। अब जब बॉडीज को चार्ज किया कैसे जा सकता है? बॉडीज गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। आप किसी ये रबिंग ग्लास का, प्लास्टिक का, कॉम का यानी कंघी का हम बालों में करते हैं, तो इसकी बेशुमार एग्जाम्पल है जिनको हम रब करके चार्ज कर सकते हैं। Similarly, charges repel each other. Similar charges repel each other and opposite charges attract each other. Excess of electron create negative charge while their deficiency produce positive charge. यूनिट क्या है चार्ज का? कूलम है, और कूलम एम्पेयर इंटू सेकेंड के बराबर होता है, और ये कोई बेसिक नहीं है, ये भी याद रखिएगा। चार्ज ऑफ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलम। ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा अहम है, एंटी टेस्ट के लिए बड़ा अहम सवाल है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वो 1 कूलम चार्ज के बराबर होते हैं। या यूं कहें कि अगर किसी बॉडी पे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इसका मतलब है उस पर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया। चार्ज इज अ कंजर्व एंड क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, यानी चार्ज हमेशा फिक्स रहता है, और ये क्वांटाइज यानी फिक्स क्वांटिटी है, और फिक्स क्वांटिटी के लिहाज से ही ट्रांसफर होता है। कैसे, ये मैं भी आगे बताता हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटीज भी होती हैं। ये लाइन ऑफ चार्ज के लिए है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये किसी एक प्लेन सरफेस के लिए है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा ए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये किसी स्फीयर के लिए है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा बी। द चार्जेस आर एक्सेलरेटेड एज, कोई भी चार्ज एक्सेलरेट हो तो उसकी एक्सेलरेशन क्यू ई ओवर एम से निकाली जा सकती है। ये वो फार्मूला है। For hollow surface, charge reside on outer surface and inside it is 0. अहम बात है, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन भी आगे पढ़ेंगे हम इसी की। और ये वो बात है जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइज्ड चार्ज से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर में लिखा है। मिनिमम पॉसिबल ट्रांसफरेबल चार्ज इज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यानी जो कम से कम चार्ज किसी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज आप ट्रांसफर कर नहीं सकते। क्वैक्स एंटी क्वैक्स का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से कम है, लेकिन वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ट्रांसफरेबल जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का ही है। जी, तो एक बहुत ही अहम टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है वो कूलम्स लॉ है। कूलम लॉ को हम स्टेट कर सकते हैं इस तरह, the force of attraction or repulsion between the 2 point charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। जैसा कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, r is the distance और q1 और q2 दो हमारे पास चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं उनको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड एक्शन एट अ डिस्टेंस, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो के लगाएंगे। के कूलम्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखा, एफ बोल्ड किया और ये देखें आर यूनिट वेक्टर साथ में लगा दिया। अब यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है वेक्टर ओवर इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो मैं वेक्टर ओवर इट्स ओन मैग्नीट्यूड और मैंने लिख भी दिया अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ आर। तो ये आर स्केयर तो ऑलरेडी था, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड करेंगे तो एक मैग्नीट्यूड आ जाएगा यूनिट वेक्टर की वजह से, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। और ये आर जो है वेक्टर आ गया अब, क्योंकि ये बोल्ड है, ये देख लें। ठीक है जी, तो ये एक हमारे पास और कूलम लॉ की फॉर्म है जो एक एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। और यहाँ पे आप ये फोर्सेस देख सकते हैं, 1 2 पे और 2 1 पे कैसे फोर्स लगाता है इन केस ऑफ सिमिलर एंड अपोजिट चार्जेस, दोनों दिखाए गए हैं आपको। तो नेक्स्ट देखें जी, ई नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी ये वो चीज़ है कि कितनी लाइनें जो है इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी स्पेस में से गुजर रही हैं पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। के इज द कूलम कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एंड के इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। तो नेचर ऑफ मीडियम यूज्ड बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, अभी हम वैक्यूम रख रहे हैं, लेकिन अगर कोई मीडियम रख दिया, इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच एफ क्यू एंड आर आर मेजर्ड, यानी के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो इनकी वैल्यू इस तरह भी चेंज हो सकती है कि अगर आप एफ क्यू और आर को एसआई यूनिट में मेजर ना करें बल्कि सीजीएस या एफपीएस में करें, तो फिर ये जो 9 × 10⁻9 है ये एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू है, सीजीएस और एफपीएस में फिर कुछ और हो जाएगी। अब पॉइंट चार्जेस क्या है, 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय 300 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ देयर साइज, यानी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनको आप 300 गुना ज़्यादा फासले पे रखें उनके डायामीटर से, यानी जो उनका डायामीटर अगर 1 सेंटीमीटर है तो उनको 300 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें तो हम उनको पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है और कूलम लॉ की ये लिमिटेशन भी आप कह सकते हैं कि ये स्टिल और पॉइंट चार्जेस पर ही अप्लाई होता है। तो लिमिटेशन एक और भी है, ये देखें, प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, क्योंकि वो हैं ही बड़े क्लोज, तो वो 300 टाइम्स तो नहीं है ना एक दूसरे से दूर, तो इसलिए उनको हम पॉइंट चार्जेस नहीं कहते। इसलिए प्रोटॉन पर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, उस पर कूलम लॉ एप्लीकेबल भी नहीं होता, बल्कि उस पर शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है, जो कि हमें डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बताई थी और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, और ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है जो 10⁻, जो कितनी दूरी तक लग सकती है, जिसका डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से बड़ा हो, उन पार्टिकल्स पर लग सकती है जिनके दरमियान कम से कम इससे ज़्यादा फासला हो। असल में ये फासला है क्या, ये है डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कम से कम फासला 2 चार्जेस के दरमियान कितना हो, न्यूक्लियस के साइज से बड़ा हो तो वो प्रोटॉन पर फोर्स लग जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, अगर क्योंकि फ्री स्पेस के लिए जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन आर की रिलेटिव परमिटिविटी की, वो हमेशा 1 होती है। इन रिलेटिव मीडियम, अगर कोई भी मीडियम है तो फिर एप्सिलॉन आर के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी बताया था कि इसकी वैल्यू रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर हम एफ की वैल्यू पुट करें तो एफ प्राइम
ये मीडियम के साथ वैल्यू और एफ वैक्यूम के साथ वैल्यू है तो ये 1/f प्राइम हो जाएगा। फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अदर देन वैक्यूम हो तो उसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर की ग्रेटर देन 1 ही होगी। एयर के लिए भी ये वैल्यू 1.006 होती है, एयर के लिए भी, यानी तकरीबन 1 होती है लेकिन असल में 1 से बड़ी होती है। तो कोई भी मीडियम हो वैक्यूम के अलावा उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर ही होगी। ये देखें जी, ये एक मीडियम रखा हुआ है दो चार्जेस के दरमियान जिसकी वैल्यू के है, हम एप्सिलॉन आर कह रहे हैं, आप के भी कह सकते हैं, और डिस्टेंस आर है उसमें। तो फिर क्या होगा इसको रखने से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन रिड्यूसेस ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द चार्जेस। यानी अगर ये हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमें कूलम लॉ कंप्लीट बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे हम कहते हैं, द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट इन्फ्लुएंस द अदर चार्जेस, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन होता है जिसमें ये दूसरे चार्जेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, असरअंदाज हो सकता है। यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये मतलब ये एक रीजन आपको दिखाया गया है, ये देख सकते हैं। तो इस रीजन में ये दूसरे फील्ड्स को अट्रैक्ट करता नज़र आ रहा है आपको, ये दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज टू हैव फील्ड अराउंड अ चार्ज, यानी ये प्रॉपर्टी आप ख़त्म नहीं कर सकती, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एक्शन एट ए डिस्टेंस होना ही होना है। जब फील्ड पैदा हो गई तो ये किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस करेगा और बगैर जुड़े भी करेगा। जब बगैर जुड़े इन्फ्लुएंस करेगा तो उसे हम एक्शन एट अ डिस्टेंस बोलेंगे। फील्ड थ्योरी, और अगर इसको हम फील्ड थ्योरी के लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसको हमें फैराडेज ने बताया था, तो इसलिए हम इसको फील्ड थ्योरी के जो है अगेंस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो ज़्यादा कन्विंसिंग है। ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, और तीसरी मैंने आपको बताई जिसका मैंने अभी नाम भी लिया था शॉर्ट रेंज फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स आप कह सकते हैं। तो ये 3 बेसिक फोर्सेस हैं नेचर की। Force experienced by a unit positive charge Q naught placed in an electric field is called electric field intensity। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगती है एक फील्ड के अंदर उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फोर्स कह सकते हैं। और यहाँ से मैथमेटिकली भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हम ये F की वैल्यू यहाँ पुट करने लगे हैं, तो ये हमारे पास E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर, ये 1/ε0 असल में K है, तो के क्यू ओवर आर स्केयर। बाज़ दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में आ जाता है और वो आपके कहता है प्रूव दैट ई इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर, यानी ये इसके बराबर होता है। तो इस तरह इसको प्रूव भी आप कर सकते हैं। इसके यूनिट क्या होंगे, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। इन दोनों को आगे हम आगे चल के इक्विवेलेंसी साबित भी कर देंगे, आप यहाँ भी साबित कर सकते हैं। वोल्ट की और वैल्यू लगाएं तो ये वाली चीज़ खुद ब खुद बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस मे बी बिटवीन और आउटसाइड द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2 चार्ज हैं तो उनके दरमियान भी हो सकती है, उनके बाहर भी हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एंड अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग फील्ड। ये फ्रिंजिंग जो 2 पैरेलल प्लेट्स हैं उनके एंड पर फील्ड लाइंस जो हैं वो बेंड हो रही होती हैं, वो जो बेंडिंग ऑफ फील्ड है ना वो फ्रिंजिंग फील्ड कहलाती है। इसकी डायग्राम आगे देखते हैं। और इसी तरह इट हैज़ ओनली 1 डायरेक्शन एट अ पॉइंट इन गिवन फील्ड, तो इसकी यूनी डायरेक्शनल फील्ड होती है, हर पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी, एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी गिवन पॉइंट पर, जैसा कि ये आपको दिखाई गई है। ये देखें, ये पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर रही है कि ये दरमियान में फील्ड आ गई, और अगर ये अपोजिटली चार्ज हैं तो दरमियान में स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी और साइडों पर भी फील्ड होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड सपोज टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम इन ऑल डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव चार्ज से लाइनें निकल रही होती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंड हो रही होती हैं। तो आप ये देखें, ये ब्लू वाला पॉजिटिव लाइनें ये निकल रही हैं और नेगेटिव रेड वाला है तो इसमें से मर्ज हो रही हैं। और इसी तरह लाइन टुवर्ड्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, यानी पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। द लाइंस ऑफ फोर्स आर
एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये कोई भी कंडक्टर है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर फैल रही होती हैं। द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, ये कंडक्टर के अंदर नहीं होती, जिस कंडक्टर पे चार्ज होता है बस उसके बाहर ही होती है। अब लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज टू ईच अदर एट अ पॉइंट वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड फार्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक, यानी जहाँ पे ये दूर दूर होंगी लाइनें वहाँ पे मतलब है कि फील्ड वीक है, और जहाँ क्लोज लाइनें शो होंगी मैप पर इसका मतलब है फील्ड स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई उस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, तो टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताएगा आपको। द लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इफ द लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर देन ई could have more than one direction which is physically impossible, यानी एक से ज़्यादा डायरेक्शन एक पॉइंट पर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देख सकते हैं अभी हमने फ्रिंजिंग फील्ड गई तो ये जो बाहर लाइनें रेड आपको बेंड होती हुई नज़र आ रही हैं, असल में ये फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से, और अंदर फील्ड कांस्टेंट है। और ये देख लें अगर चार्ज दो सिमिलर हैं तो दरमियान में न्यूट्रल जोन बन जाएगा, और अगर चार्ज अपोजिटली यानी अनलाइक चार्जेस हैं तो फिर सेंटर में जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगी, ना कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगी, बल्कि इस केस में ज़ीरो फील्ड लोकेशन फिर कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज के बाहर, नेगेटिव चार्ज की तरफ आउटसाइड द चार्जेस। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और इस लेक्चर को आपने ध्यान से समझ लेना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए।